नमस्कार और स्वागत है आपका द डीप डाइव में। आज 14 फरवरी 2026 है और हम हाजिर हैं दिन की महत्वपूर्ण खबरों के पहले भाग के साथ। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के नज़रिए से की जाएगी। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, रोज़ाना के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे फॉलो करना न भूलें। आज की बातचीत में कुछ विषय ऐसे भी आ सकते हैं जिन पर हमने पहले बात की हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं? हम देखेंगे कि कैसे असम राइफल्स में 2 स्वदेशी कुत्तों की नस्लों को शामिल किया जा रहा है। फिर आसमान में महीनों तक तैनात रहने वाले सूडो सैटेलाइट क्या हैं, ये भी समझेंगे। और फिर बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर देखेंगे कि बैक्टीरिया एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब विषय अलग अलग नहीं है। रक्षा प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, स्वास्थ्य विज्ञान, सरकारी नीतियां, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, यही समझना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का एक मुख्य हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प खबर। देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने 2 भारतीय कुत्तों की नस्लों को अपने डॉग स्क्वाड में शामिल करने की तैयारी की है। मणिपुर से तंकुल हुई और तमिलनाडु से कोम्बाई। हाँ, और ये सुनने में शायद एक छोटी खबर लगे, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ कुत्तों को भर्ती करने की बात नहीं है। यह एक तरह से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की भावना को दिखाता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अब तक हम विदेशी नस्लों पर ही निर्भर थे। काफी हद तक, जैसे जर्मन शेफर्ड या बेल्जियन मैलिनॉइस। इसमें कोई शक नहीं कि वे बेहतरीन कुत्ते हैं, पर उन्हें हमारे देश के मुश्किल इलाकों में, खासकर उत्तर पूर्व के पहाड़ी और उमस भरे मौसम में ढलने में मुश्किल होती है। तो ये जो तांगहुल हुई नस्ल है, जिसे हाओफा भी कहते हैं, ये मणिपुर के तांगखुल समुदाय पालते आए हैं। मतलब ये नस्ल तो वहाँ के मौसम और हालात से पूरी तरह वाकिफ होगी। बिल्कुल यही बात है। ये नस्ल न सिर्फ वहाँ के मौसम के लिए अनुकूलित है, बल्कि स्थानीय बीमारियों के प्रति भी ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब है कम रखरखाव और मिशन के दौरान उनके बीमार पड़ने की संभावना भी कम। और दूसरी नस्ल है कोम्बाई, तमिलनाडु से। जी, कुंबाई, जिसे इंडियन बोर हाउंड भी कहते हैं, ये अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जानी जाती है। इन स्वदेशी नस्लों को चुनना हमारी सेना को ज्यादा आत्मनिर्भर और जमीनी स्तर पर ज्यादा प्रभावी बनाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या इन स्वदेशी नस्लों को सैन्य अभियानों के लिए ट्रेन करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। चुनौती जरूर है, लेकिन ये एक अवसर भी है। ये हमें इन नस्लों के व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से समझने और उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, ये इनोवेट इन इंडिया भी है। और इससे इन नस्लों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि आपने बताया कि तांगखुल हुई की शुद्ध नस्ल की आबादी घट रही है। हाँ, जब सेना इन्हें अपनाएगी तो इनके संरक्षण और ब्रीडिंग को भी यकीनन बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हुई जमीनी स्तर की बात। अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए एयरशिप्स बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी AHAS की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये AHAS आखिर हैं क्या? इन्हें आप स्यूडो सैटेलाइट कह सकते हैं। स्यूडो सैटेलाइट। हाँ, स्यूडो यानी नकली, क्योंकि ये असल में सैटेलाइट है नहीं, पर काम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। ये बेसिकली सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन, मतलब यूएवीज हैं। और ये उड़ते कहाँ हैं? ये स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब समताप मंडल में लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करते हैं। ये सामान्य हवाई जहाजों की उड़ान से लगभग दुगना ऊपर है। और इन्हें सैटेलाइट की तरह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये महीनों या शायद सालों तक हवा में रह सकते हैं, दिन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और रात के लिए अपनी हाई डेंसिटी बैटरी चार्ज कर लेते हैं। मतलब ये किसी खास जगह पर लगातार मंडरा सकते हैं और निगरानी कर सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए, हमारी सीमाओं पर किसी संवेदनशील इलाके के ऊपर एक HAPS लगातार निगरानी कर रहा है। हमें रियल टाइम में हाई डेफिनेशन तस्वीरें मिलेंगी। ये हमारी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की क्षमता को पूरी तरह से बदल सकता है। और पारंपरिक सैटेलाइट के मुकाबले? पारंपरिक सैटेलाइट को लॉन्च करने में रॉकेट का भारी भरकम खर्चा आता है। HAPS की लागत उसके मुकाबले बहुत ही कम है। ये सैटेलाइट और पारंपरिक ड्रोन के बीच एक बहुत बड़े गैप को बढ़ता है। अगर ये इतने फायदेमंद हैं, तो इन्हें अब तक बड़े पैमाने पर क्यों नहीं अपनाया गया? कोई तकनीकी चुनौती है? बिल्कुल है। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, तापमान बहुत कम होता है। इसके लिए बेहद हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल चाहिए। बहुत कुशल सौर पैनल और बहुत शक्तिशाली बैटरीज।
पर अच्छी बात यह है कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। बेंगलुरु की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी नाल इस पर काम कर रही है। और उन्होंने हाल ही में एक प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण भी किया है ना, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। जी हाँ, यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो जहां एक तरफ तकनीक से हम अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम जमीन पर स्वदेशी क्षमताओं पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब आसमान से उतरकर बिल्कुल माइक्रो लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि सबसे छोटे जीव यानी बैक्टीरिया एक दूसरे से संवाद कैसे करते हैं। हम बात कर रहे हैं कोरम सेंसिंग की। कोरम सेंसिंग ये एक शानदार जैविक प्रक्रिया है। इसे आप बैक्टीरिया की सोशल नेटवर्किंग समझ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग मतलब वे अकेले काम नहीं करते। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, जैसे किसी शरीर में इन्फेक्शन फैलाना, वे पहले अपनी आबादी का जायजा लेते हैं। अच्छा, वे गिनती करते हैं कि हम कितने हैं, पर कैसे? वे कुछ खास केमिकल सिग्नल मॉलिक्यूल्स छोड़ते हैं। जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब ये खास लेवल यानी कोरम तक पहुंच जाता है तो वे सब मिलकर एक साथ हमला करते हैं। ये तो कमाल है। मतलब वे सही मौके का इंतजार करते हैं। लेकिन चिकित्सा विज्ञान के लिए इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है, खासकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बढ़ती समस्या के दौर में। अभी हम क्या करते हैं? हम एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया उनके खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। बिल्कुल। एंटी कोरम सेंसिंग थेरेपी एक बिल्कुल नया रास्ता सुझाती है। यानी उन्हें मारने के बजाय उनकी बातचीत को ही जाम कर दिया जाए। ठीक यही। सोचिए, अगर हम ऐसी दवाएं बना सकें जो बैक्टीरिया को मारे नहीं, बल्कि सिर्फ उनके सिग्नल को ब्लॉक कर दें, तो बैक्टीरिया को पता ही नहीं चलेगा कि उनकी संख्या हमला करने के लिए काफी हो गई है। वे बस निष्क्रिय पड़े रहेंगे और हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें आसानी से खत्म कर देगा। और इससे बैक्टीरिया पर प्रतिरोध विकसित करने का दबाव भी कम होगा। जी, ये मेडिकल साइंस में क्रांति ला सकता है। ये सच में गेम चेंजर हो सकता है। चलिए अब विज्ञान और रक्षा से पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं, जहां एक और संघर्ष चल रहा है, मानव और वन्य जीवों के बीच। हिमालय में रहने वाले एक शानदार जीव हिमालयन तहर के लिए कचरा एक नया खतरा बनकर उभरा है। हाँ, और ये हिमालय जैसे नाजुक इकोसिस्टम में अनियंत्रित पर्यटन और खराब कचरा प्रबंधन का एक सीधा नतीजा है। हिमालयन तहर, जो इतनी ऊंचाई पर रहता है, अब इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक और दूसरा कचरा खाने को मजबूर हो रहा है। ये जीव IUCN की रेड लिस्ट में संकट के निकट यानी नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत है। कचरे का यह खतरा उनके लिए एक और बड़ी चुनौती है। और ये सिर्फ तहर की बात नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी गतिविधियां कैसे सबसे दूर दराज के इलाकों में भी वन्य जीवों को प्रभावित कर रही हैं। ये सामान्य अध्ययन पेपर 3 के पर्यावरण खंड के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। अब कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर तेजी से नजर डालते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले इस बोर्ड ने हाल ही में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया। जी, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका मुख्य काम औषधीय पौधों के क्षेत्र में अलग-अलग मंत्रालयों और संगठनों के बीच तालमेल बिठाना है। अगली खबर नागालैंड से है। संगतम समुदाय ने पेंगोलिन की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये बेहद सकारात्मक और महत्वपूर्ण खबर है। संगतम समुदाय, जो मुख्य रूप से झूम खेती पर निर्भर है, ने अपने क्षेत्र में पेंगोलिन के शिकार और तस्करी पर रोक लगाने का संकल्प लिया है। ये दिखाता है कि संरक्षण के प्रयास तब सबसे ज्यादा सफल होते हैं जब स्थानीय समुदायों को उनमें भागीदार बनाया जाता है। ये बॉटम अप अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, और एग्रीस्टैक ये क्या है? एग्रीस्टैक कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है। इसका मकसद हर किसान को एक यूनिक डिजिटल आईडी देना और उनकी जमीन के रिकॉर्ड, फसलों, इन सबको डिजिटाइज करना है। इसका फायदा क्या होगा? इससे किसानों के लिए लोन लेना, बीमा करवाना और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना बहुत आसान हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके साथ डेटा प्राइवेसी और किसानों के डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा भी जुड़ा है, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, अगली योजना है आयुष्मान सहकार योजना। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ाने की एक योजना है। इसके तहत सहकारी समितियों को अस्पताल, क्लिनिक बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड से सस्ता लोन दिया जाता है। और विद्यांजलि पहल, शिक्षा मंत्रालय की ये पहल सरकारी स्कूलों को समुदाय और निजी क्षेत्र से सीधे जोड़ने का काम करती है। हाल ही में बताया गया कि इससे 8.5 लाख से ज्यादा स्कूल जुड़ चुके हैं। आखिर में भाखड़ा बांध, ये अभी खबरों में क्यों है? ये खबरों में इसलिए है क्योंकि उस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं।
इसलिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई अब बांध के आसपास की पहाड़ियों की स्थिरता का अध्ययन करेगा। और इसे जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का नया मंदिर कहा था। बिल्कुल, यह उस दौर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और जीएसआई का यह अध्ययन हमें बताता है कि विकास के इन प्रतीकों को जलवायु परिवर्तन जैसे नए खतरों से बचाने के लिए निरंतर वैज्ञानिक निगरानी कितनी जरूरी है। तो आज की हमारी चर्चा का सार क्या है? हमने स्वदेशी कुत्तों से लेकर हाईटेक ड्रोन्स, बैक्टीरिया के संवाद से लेकर महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं तक की यात्रा की। ये सभी विषय दिखाते हैं कि हर खबर अपने आप में एक दुनिया है, लेकिन वे सब एक दूसरे से अदृश्य धागों से जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा। और आज की चर्चा से एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने संगतम समुदाय द्वारा पेंगोलिन संरक्षण के संकल्प की बात की। ये एक स्थानीय समुदाय द्वारा वैश्विक जैव विविधता के लिए उठाया गया एक शक्तिशाली कदम है। तो सोचने वाली बात यह है कि विकास और आधुनिकीकरण की बड़ी योजनाओं के बीच स्थानीय समुदायों के इस पारंपरिक ज्ञान और संरक्षण के जज्बे को राष्ट्रीय नीतियों में और प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता है, ताकि ये केवल एक अलग थलग प्रयास न रहकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन सके। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। नमस्कार।